नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश से निकनक आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं के क्रम से ही हम आगे की कक्षाओं में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे संज्ञा का। तो संज्ञा के शब्द का जो मूलतः उच्चारण किया जाता है वो जय, जो ज्ञ शब्द है ना। तो ज्ञ शब्द बना है जय शब्द से और य शब्द से। तो संज्ञा है ना, ज्ञ। और तो इसका जो उच्चारण किया जाता है वह ज्ञ के रूप में किया जाता है। जैसे अपन कहें ज्ञान, है ना, तो जय जय और य, तो जय और य के योग से बना है, इसका जय होगा तो यह संज्ञा कहलाएगी। तो यहाँ पर लेकिन अपन की जो आदत है उसी प्रकार से तो वह संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पर जो स शब्द संज्ञा शब्द बना है वह है बना है सम प्लस ज्ञा से। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, स का मतलब है सम्यक, कि जो सम्यक, ज्ञा का मतलब है ज्ञान, जो हमें सम्यक रूप से ज्ञान कराती है वही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा की अपन विधिवत रूप से संज्ञा की परिभाषा देखें तो किसी व्यक्ति है ना, वस्तु, स्थान, नाम, भाव, प्राणी आदि के नाम को क्या कहेंगे, जो आदि के जो बोध कराए उसको क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा शब्द का जो मूल शब्द है उस शब्द का अर्थ होगा सम प्लस ज्ञा के योग से बना है, जिसका मतलब है सम प्लस ज्ञा के तात्पर्य है जो हमें सम्यक रूप से ज्ञान कराता। किसका कराएगी, वह हमें निश्चित व्यक्ति का कराएगी, वस्तु, स्थान, नाम, प्राणी या भाव, इन सब का जो अपन को अध्ययन कराती है, जिनके बारे में बताती है, वह कहलाती है संज्ञा। जैसे अपन बात करें, जैसे मैं बात करूं अशोक है, जो सम्राट अशोक का नाम ले लो, चाहिए अपन जो सामान्यतः व्यक्ति है तो अपन को यह निश्चित व्यक्ति का नाम बोध करा रही है। जैसे आदमी बोले तो यह अपन को क्या रही है, संपूर्ण जो आदमी जाति है वह उसका बोध करा रही है। अपन बोलो पर्वत तो यह एक पर्वत जाति का बोध करा रही है। अपन बोले इंसान तो यहाँ पर यह संपूर्ण मानव जाति का बोध करा रही है, इंसानों का बोध करा रही है, जिसमें स्त्री, महिला, पुरुष सभी शामिल है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या करती है, अपन को सम्यक रूप से ज्ञान करा रही है कि भैया अशोक नाम का व्यक्ति है, आदमी नाम की प्रजाति होती है, यहाँ पर्वत नाम का जो है अचल जो है उसको कहा जाता है, इंसान नाम की एक जाति होती है, कि एक समूह का बोध करा रही है। तो संज्ञा किसे कहें, जो हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, प्राणी आदि के भाग को क्या कहा जाएगा, संज्ञा। संज्ञा के देखो 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सी है, व्यक्तिवाचक। तो देखिए संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, इसका दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वानों ने जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी की तरह यहां पर 2 भागों में और बांट दिया, जिसका अंतर्गत क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ इसके 2 भेद और बता दिए गए। जैसे अंग्रेजी में 5 प्रकार के होते हैं, वैसे यहाँ पर जातिवाचक के अंतर्गत समूह और द्रव्य को और शामिल कर दिया। मूलतः इसके 3 ही प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अपन सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी वह व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो अपने आप में क्या कराती है, अपने आप को सार्वभौमिक रूप से जिसका प्रतिनिधित्व वह अकेली ही करती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कहेंगे कि जो हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराती है। जैसे व्यक्ति में नाम ले, अपन रमेश, राकेश, मोहन, तो यह क्या कर रही है, अपन को एक निश्चित व्यक्ति का नाम बोध करा रही है। यहाँ पर अपन व्यक्ति, वस्तुओं का नाम ले, जैसे अपन पुस्तक में जैसे पुस्तकों का नाम लेते हैं तो अपन एक पुस्तक नाम लें तो यहाँ पर संपूर्ण पुस्तकें आ गई। लेकिन पुस्तकों के अंतर्गत जैसे मैं नाम लूं है, जैसे अपनी भागवत गीता है तो भागवत गीता का नाम ले तो वह भागवत गीता है। अपन रामचरितमानस का नाम ले तो रामचरित मानस पुस्तक है। तो यह अपने आप का एकल सार्वभौमिक रूप से यह अपने आप में एक ही है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान में देखिए, जैसे मैं कहूँ शिखर, जयपुर, तो यह क्या करा रही है, यह निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध करा रही है, जो अपने सार्वभौमिक रूप से अपने आप का एक ही प्रतिनिधित्व है, जो अपने आप में एक ही है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी।
जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा क्या करेगी? संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराएगी। जैसे मैं नाम लूं पर्वत, अब यहाँ पर पर्वत क्या कर रहा है? पर्वत अपन संपूर्ण जो जाति है, जितने भी पर्वत पहाड़ हैं, उन सभी का प्रतिनिधित्व कर रही है। जैसे मैं बोलूं है, तो यहाँ पर पर्वत के अंदर संपूर्ण आ गए। फिर अपन इसके अंतर्गत हिमालय आ गई, विंध्याचल आ गई है, विंध्याचल पर्वत है, अरावली पर्वत है, तो यह सभी पर्वत आ गए। लेकिन जब ये अपने आप में, अब इनको एक एक का नाम ले कि विंध्याचल है पर्वत है, अरावली है, तो इनका नाम ले हिमालय है, तो अगर अपन इनको अलग अलग नाम ले तब तो यह क्या हो जाएगी? यह जब अपना अकेले का प्रतिनिधित्व करेगी तब तो यह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत कहेगी। जब अपन पर्वत कहेंगे तो वह किसका नाम लेगी? तो वहां पर अपन पर्वत बोलेंगे तो यह किसका नाम करेगी? यह संपूर्ण जाति का बोध कर रहा है। जैसे नदी, तो यहाँ पर संपूर्ण नदियां आ गई है ना, तो नदी के अंतर्गत गंगा, यमुना, सरस्वती, जितने भी नदियां हैं, उन सभी नदियों का प्रतिनिधित्व करेगी। यानी जातिवाचक संख्या के अंदर संपूर्ण जाति का बोध होगा। यहाँ पर द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या आएगा? यहाँ पर जो चीजें हैं जिनको तोला या मापा जा सकता है वह लगभग इसी के अंतर्गत आती है। जैसे मैं बोलूं सोना है ना, जो द्रव्य होती है, धातु, चांदी है, लोहा है ना, ये सब भी वस्तुएं इसके अंतर्गत आएगी। तो द्रव्यवाचक के अंतर्गत, क्योंकि सोना, यहाँ पर जितना भी सोना है, सोना सोना है, प्लेटिनम प्लेटिनम है, लोहा लोहा है, चांदी चांदी है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या होगा? द्रव्यवाचक संख्या क्या करेगी? एक अपने आप में किसका बोध कराएगी? ये संपूर्ण जाति का बोध कराएगी। और द्रव्यवाचक के अंतर्गत यहाँ पर जो तरल पदार्थ हैं, लिक्विड है, उनका अंतर्गत आएगी। समूहवाचक के अंतर्गत क्या होगा? यह पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराएगी। संपूर्ण से तात्पर्य है यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा के रूप है, तो यहाँ पर संपूर्ण जाति का ही बोध कराएगी। जैसे अपन बात करें, जैसे मैं बोल कक्षा, तो यहाँ पर कक्षा के अंतर्गत है जितने भी बालक है, बालिका है, वो सभी आ जाएंगे। पार्टी है, पार्टी से मतलब कोई भी राजनीतिक दल है, पार्टी की जगह अपन शब्द काम में ले दल है, दल के अंतर्गत जितने भी जो होंगे लोग होंगे वो सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये सभी क्या करते हैं? ये सभी समूह का बोध कराते हैं। कक्षा है, दल है, यहाँ पर मैं कहूँ झुंड है, तो झुंड में भी जितने लोग आ जाएंगे वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो यह सब क्या है? यह सभी समूह का बोध करा रहे। और भाववाचक संख्या के अंतर्गत क्या होता है? जिनको अपन ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बल्कि जिनको अपन को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। जैसे अपन मैं बात करूं यहाँ पर, इसके अंतर्गत बुढ़ापा है, बूढ़े व्यक्ति को छुआ जा सकता है लेकिन बुढ़ापे को नहीं छुआ जा सकता। बुढ़ापे को महसूस किया जा सकता है। जवानी है, सच्चाई है, झूठ है, झूठे व्यक्ति को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन झूठ है, सच्चाई है, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है, चिंता है, ये सभी क्या है? ये सभी भाव हैं, इमोशंस है हमारे, यानी कि जो हमारे अंतर्मन के जो भाव होते हैं जिनको अपन महसूस करते हैं, वह सभी क्या आती है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो अपन ने देखा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और बताए गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या होगा? अपने यहाँ पर जो धातुएं हैं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। और समूहवाचक के अंतर्गत कोई भी समूह होगा, दल होगा, संगठन होगा, कोई भी संगठन का नाम ले ले तो वह संगठन इसके अंतर्गत आएगा। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसे कहेंगे? अपन जिनके अंतर्गत भावात्मक चीजें होती है, जिनको अपन देख या छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, है ना। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे अपन ने देखा, जवानी है, बुढ़ापा है, बचपना है ना, चिंता है, ईर्ष्या है, जलन है आश्चर्य जनक चीजें हैं, है ना। हमारे मन में भी जो दुख या भाव उत्पन्न होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पर संज्ञा के कुछ विशेष नियम है। जैसे भाववाचक संज्ञा को अपन 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे अपन जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा अवयव के द्वारा भी इनके द्वारा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन होने पर उसको कि व्यक्तिवाचक किस प्रकार से जातिवाचक बनती है और जातिवाचक संज्ञा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहला देखते हैं अपन, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है जब बहुवचन बन जाए, जब बहुवचन बन जाए तो वह क्या कहलाती है? वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी, वह क्या कहलाएगी, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मैं कहूं देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, और हरिश्चंद्र व्यक्ति एक है ना, लेकिन जब हरिश्चंद्र का हरिश्चंद्र बना दिया अपन ने, है ना, तो अपन मैं कहूं तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरिश्चंद्र से तात्पर्य उनकी तरह सत्य बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है, उनकी तरह धर्म पर अडिग रहने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब अपन इसका बहुवचन बना दें तो वह क्या हो जाएगी, वह जातिवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व करेगी। यानी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी की सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इसी की जगह ये कह ले देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर उनकी तरह जयचंद की तरह जो गद्दार है, राष्ट्रद्रोह है, जिस प्रकार से उनका व्यक्तित्व वर्णन किया गया है, तो उस प्रकार जयचंद की तरह व्यवहार करने वाले राष्ट्र विरोधी लोग तत्व है, तो उनकी भी कमी समय नहीं है। तो यहाँ जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक है, जयचंद अपन बोले, जयचंद शब्द बोले तो यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब जयचंद को अपने जयचंदो बना दिया और यह एक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, तो यह क्या कहलाएगी, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन हो जाए तो वह किसका बोध कराएगी, जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। इसी की तरह देख ले अपन और देखें, देश में या फिर ये कहे जैसे विद्यार्थी जीवन में कुंभकर्णों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो यहां पर कुंभकर्णों से तात्पर्य क्या है, यानी कुंभकर्ण की तरह सोने वाले लोग भी यहां पर जो विद्यार्थी जीवन है उनमें इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे। यह तो है पहला नियम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन हो जाएगी तो वह जातिवाचक के रूप में कार्य करेगी। इसके अंतर्गत दूसरा क्या नियम है, दूसरा नियम है जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति के रूप में, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक कहें किसी की तुलना में आए, किसी की तुलना में आए तो वह क्या कहलाएगी, तो यहां पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बना दे तब भी वह क्या कहलाएगी, जातिवाचक, और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की तुलना में आए तब भी क्या कहलाएगी, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मैं कहूं मेरी पत्नी मेरे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी शब्द यहां पर एक वचन है, लक्ष्मी एक वैसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अपन आप लक्ष्मी शब्द लिखें तो यह क्या है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी से तात्पर्य उन्हीं की तरह पाक पवित्र और गृह स्वामिनी है, उसी की तरह यहाँ पर यह गृह स्वामिनी है। यानी यहाँ पर लक्ष्मी जिस प्रकार से धन की देवी है उसी प्रकार से वह भी धन की देवी है, वह भी गृह स्वामिनी है। तो यहाँ पर तो यह क्या कहलाएगा, लक्ष्मी यहाँ पर क्या कर रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के यहाँ पर कौन सी संज्ञा का काम कर रही है, यहाँ पर यह जातिवाचक संज्ञा का कार्य कर रही है। दूसरा इसका एक उदाहरण और देखें, जैसे मैंने तो उसे राम समझा था, मैंने तो उसे राम समझा, तो लेकिन वह तो रावण निकला। यहाँ पर रावण है, यानी रावण की तरह जिस प्रकार से रावण में वह तो रावण निकला, मैंने तो उसे राम समझा था। राम, यहाँ पर राम शब्द देखिए, राम शब्द रूढ़ हो गया, यहाँ पर उनकी तरह, मैंने तो राम की तरह उसको तो क्या समझा था, यहाँ पर पाक पवित्र अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम समझा था, लेकिन वह तो क्या निकला, रावण निकला कि वह उसी की तरह क्या करा, जो अनाचार करने वाला व्यक्ति है वह उस प्रकार का व्यक्ति निकला है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जब बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो वह क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी की तुलना में आए तो क्या कहलाती है, वह जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से अपन इसके बारे में अपन और अध्ययन करेंगे। तो अब अगले वाले अध्याय में पढ़ेंगे जब जातिवाचक संज्ञा होती है ना, तो उसका जब जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसका अपन क्या करेंगे, अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग के रूप में देखेंगे। अपन किस प्रकार से जातिवाचक जो भाववाचक संज्ञा है उसका निर्माण अपन सर्वनाम से किस प्रकार से कर सकते हैं, अवयव के द्वारा किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस प्रकार से इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।